बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। हमने इससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स लाइट की पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हुए वजूद में आया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सबसे पहले ये कंसेप्ट डेवलप हुआ जिसको आइंस्टाइन ने प्रूव किया अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर मौजूद है। तो इससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में लाइट को सिर्फ रेडिएशन समझा जाता था और क्वांटम मैकेनिक्स में अब हम रेडिएशन के साथ साथ इसकी पार्टिकल नेचर को भी तस्लीम करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीज़ प्रूव हो गई थी कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर, और कॉम्पटन इफ़ेक्ट उस कंसेप्ट को उस डेवलपमेंट को फर्दर एंडोर्स करता है, यानी उसकी मज़ीद तायद करता है। तो कॉम्पटन इफ़ेक्ट में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ कॉम्पटन इफ़ेक्ट। हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, क्या होता है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। व्हेन एन इंसिडेंट लाइट ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ collides with an electron, the scattering occurs। किस तरह से होती है इस डायग्राम में देखें कि जब एक इंसिडेंट लाइट ई नॉट एनर्जी के साथ और न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ लैम्डा नॉट वेवलेंथ है इसकी, इन प्रॉपर्टीज़ के साथ कोलाइड करती है किसी इलेक्ट्रॉन पे जो कि ऑलरेडी एट रेस्ट है, तो ये स्कैटर कर जाती है। ये इस तरह थीटा एंगल पर स्कैटर कर जाती है और इस स्कैटर्ड एक्स-रे बीम की मोमेंटम पहले से चेंज हो जाता है, वो हम P1 से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ चेंज हो जाती है जिसको हम लैम्डा 1 से डिनोट कर रहे हैं, और एनर्जी भी चेंज हो जाती है जिसको हम E1 से और इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू 1 से डिनोट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरी चेंज क्या आती है कि जो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट था वो भी किसी दूसरे एंगल पर, फाई एंगल पर डिफ्रेक्ट कर जाते हैं। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट रेज हो रही है, यही एक्चुअली कॉम्पटन इफेक्ट को डिफाइन करती है। तो व्हेन एन इंसिडेंट लाइट ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, यानी शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जब ऐसी रेडिएशन किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करती है तो ये स्कैटर हो जाती है। यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ कि इस स्कैटरिंग के नतीजे में इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, जो कि हमने यहाँ पर उनके सबस्क्रिप्ट के साथ 1 लगाकर मेंशन किया। तो इनिशियली इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के साथ नॉट लगा हुआ था, और आफ्टर स्कैटरिंग फोटोन की तमाम प्रॉपर्टीज़ यानी मोमेंटम, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनके साथ 1 लगा दिया गया। अब ये तो है डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन कैसे डेवलप हुई और कॉम्पटन ने ये डेफिनेशन कैसे अखज़ की, इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक मोलिब्डेनम ट्यूब में से शॉर्ट वेवलेंथ की एक्स रेज प्रोड्यूस की और इनको टारगेट किया एक ग्रेफाइट के पीस के ऊपर, छोटे से ग्रेफाइट के टुकड़े के ऊपर। आपको पता है ग्रेफाइट कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसमें यूँ समझे कि इस पीस के अंदर बहुत सारे कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो ये जो एक्स रेज मोलिब्डेनम ट्यूब से प्रोड्यूस की गई, ये इन एटम्स में से किसी को हिट करती है जो इसके रास्ते में आता है ग्रेफाइट के पीस के अंदर, और ये स्कैटर कर जाती है लैम्डा 1 वेवलेंथ के साथ। तो इसकी जो वेवलेंथ है, नई बनने वाली वेवलेंथ, उसको और इसकी पोजीशन जो है उसको डिटेक्टर की मदद से, या आमतौर पर ब्रैग्स कैमरा यूज़ कर लिया जाता है, उसकी मदद से ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कि पोजीशन क्या है, किस जगह पे ये अब कौन सा पाथ ये अडॉप्ट कर रही है, और दूसरा इसकी वेवलेंथ कितनी है। तो ये है कि ये जो इंसिडेंट लाइट थी, मोलिब्डेनम ट्यूब से पैदा होने वाली एक्स रेज की वेवलेंथ होती है 0.71 एंगस्ट्रम। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम सामने रखेंगे कि इस वेवलेंथ के साथ प्रोड्यूस होने वाली रेडिएशन जब हिट करती हैं ग्रेफाइट पीस को, तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती, वो स्कैटर कर जाती है। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमारे सामने क्या आई कि आप देखें कि
एक लैम्डा नॉट के साथ एक एक्सरे फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को हिट किया, जो कि कार्बन एटम के अंदर है। ये कार्बन एटम ग्रेफाइट के पीस के अंदर मौजूद होंगे, उनमें से कोई एक एटम और उसका एक इलेक्ट्रॉन ये हिट हो रहा है इंसिडेंट रेडिएशन के ज़रिए, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। तो जब ये हिट करते हैं तो ये फोटोन तो स्कैटर कर जाते हैं लैम्डा 1 वेवलेंथ के साथ। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में ये बात आई, मैंने जैसे कि बताया कि एक्सपेरिमेंट में जो डिटेक्टर लगाया गया था वो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक्स रेज की पोजीशन के साथ साथ उनकी वेवलेंथ को भी मेजर कर सकता है। तो उसने देखा, उसके ज़रिए पता चला कि अब जो वेवलेंथ है एक्स रेज की वो उससे बढ़ गई है जितनी इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ थी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा नॉट इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी डिक्रीज़ कर गई है इन रेडिएशन, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा एनर्जी कम, यहाँ पर वेवलेंथ कम एनर्जी ज़्यादा। अब इसका मतलब एनर्जी में कुछ कमी आई है, तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है इस इलेक्ट्रॉन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी लेकर आगे दो हिस्सों में तकसीम कर ली। एक तो इलेक्ट्रॉन ने कुछ हिस्सा आयोनाइजेशन एनर्जी के तौर पे यूज़ किया, यानी इस एटम से बाहर निकलने के लिए किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो यूँ समझे कि इस एनर्जी का एक हिस्सा उसने आयोनाइजेशन एनर्जी के तौर पे यूज़ किया, और उसकी वजह से उसने इस एटम को छोड़ दिया, अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा था। और दूसरा उसने यहाँ से निकलने के बाद मूव करना शुरू किया, और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वो भी इसी एनर्जी से हासिल हुई। तो इसका मतलब ये एनर्जी फर्दर दो पार्ट्स में तकसीम हो जाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो कॉम्पटन के एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑब्जर्वेशन सामने है उसमें ये था कि व्हेन दिस एक्स रे कोलाइड्स विद ग्रेफाइट, यानी ये पूरे का पूरा एटम कार्बन एटम्स, इट इज़ स्कैटर्ड विद ग्रेटर वेवलेंथ, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया, एंड लेस एनर्जी, उनकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी। और द एनर्जी लॉस्ट, जो एनर्जी यहाँ पर एक्स रेज ने लूज़ की, वो कहाँ गई? इज़ गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू विच इट हैज़ कोलाइडेड, उस इलेक्ट्रॉन ने गेन कर ली जो जिसके साथ ये फोटोन टकराया है। दिस एनर्जी इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये इलेक्ट्रॉन में आने वाली एनर्जी फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। कौन से? नंबर 1 आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू होती है, फिक्स होती है कार्बन के लिए 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा पार्ट जो है वो इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो इंसिडेंट रेडिएशन है, हमें उनकी वेवलेंथ का पता है, तो हम उनकी मदद से उनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें पता चल जाएगा कि जो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ जिसने कोलाइड किया था उसकी एनर्जी कितनी थी, क्योंकि हमें वेवलेंथ का पता है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉम्पटन ने उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए पहले तो ये कंसीडर किया कि वो फोटोन जो है वो जो रेडिएशंस आ रही हैं एक्स रेज, वो एक्चुअली फोटॉन्स की शक्ल में आ रही हैं। तो कॉम्पटन कंसीडर्ड दैट एक्स रेज बिहेव एज पार्टिकल, उनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, और द एनर्जी ऑफ दिस एक्स रे कैन बी कैलकुलेटेड एज, यानी कि इस एक्स रे में मौजूद एक फोटोन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, उसके लिए हमारे पास हिंट मौजूद है वेवलेंथ की वैल्यू का, जो कि 0.71 एंगस्ट्रम थी। तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? हमारे पास इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पर हमारे पास न्यू की वैल्यू नहीं है लेकिन वेवलेंथ की वैल्यू है। तो न्यू की वो रिलेशनशिप जो वेवलेंथ के साथ इसको रिलेट करती है वो यूज़ कर लेते हैं। न्यू इज़ इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो हम E को एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, न्यू को हटाकर उसकी जगह पर सी बाई लैम्डा लिख दिया। अब इसमें इस इक्वेशन में मौजूद सारी वैल्यूज़ हमें इस एक्सपेरिमेंट में मालूम है। वो कैसे कि एच कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34, और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ जूल, और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो हमने वहाँ पर जिक्र किया था कि 0.771 एंगस्ट्रम है। तो अगर हम एंगस्ट्रम को हटा के उसकी जगह पर 10⁻10 लगा दें तो ये मीटर बन जाएगी। तो ये SI सिस्टम में वेवलेंथ की वैल्यू बन जाएगी।
तो ये समझें कि 0.71 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्विलेंट हमने वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाती है इंसिडेंट फोटोन की, वो इक्वल आती है 1.7498 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप इसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं ये 17,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। 10⁻⁴ को हटा दें तो ये 17,500 अप्रॉक्सीमेटली 17,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। अब इसको अगर हम सामने रखें आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है, तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली है उसमें जो पहला पार्ट है 11.26 यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो इस एनर्जी के मुकाबले में बहुत कम है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज है 17 अप्रॉक्सीमेटली 17,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इलेक्ट्रॉन के अंदर मौजूद एनर्जी के दो हिस्सों की पहली वैल्यू है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये इसको इस एनर्जी के मुकाबले में निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को निगलेक्ट कर दें तो फिर इसका मतलब है जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हुई वो अप्रॉक्सीमेटली सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट होगी। इस तरह हम इस सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी को कंसिडरेशन में ना भी रखें तो उससे सिचुएशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एनर्जी उस मिलने वाली एनर्जी के मुकाबले में बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है फोटोन के कोलाइड करने की वजह से, वो तकरीबन सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर डायग्राम में देखें कि जो ई एनर्जी शिफ्ट हुई थी इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो हम पोटेंशियल एनर्जी को, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम इग्नोर कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और इसकी वजह से जो एक्सरेज हैं, जो फोटॉन्स हैं, उनकी एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है, उतनी एनर्जी समझे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं इस सारी ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आएगी इस मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद, वही एक्चुअली इस कम्पटॉन एक्सपेरिमेंट का फाइनल कंक्लूजन होगा, और उसी से हम इसके नताइज अखज़ कर सकते हैं। तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन फोटॉन, ये जो सारा सिस्टम है उसकी बिफोर कोलिजन क्या सूरत हाल है कि फोटॉन की एनर्जी है ई नॉट, फोटॉन का मोमेंटम है पी नॉट, और उसकी वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, और ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है जो कि एट रेस्ट है, और ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव करते हुए इसके साथ कोलाइड कर रहा है। और आफ्टर कोलिजन इसके अंदर क्या चेंज आती है फोटोन के अंदर कि ये स्कैटर कर जाता है, और इसकी यहाँ पर एनर्जी E1 है और मोमेंटम P1 है, और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 1, आप इसको लैम्डा 1 कंसीडर कीजिएगा। और तो ये इसके अंदर चेंजेस आती हैं फोटोन के अंदर कि एक तो इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस पर नहीं रहता, बल्कि ये एक्स और वाई के बीच में स्कैटर कर जाता है, और दूसरा इसके अंदर से कुछ एनर्जी लूज़ होती है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और वो फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ से मूव कर जाता है, और उस वक्त उसका मोमेंटम पी उसके अंदर डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए अब हम देख रहे हैं कि दो तरह की चेंजेस आ रही हैं, एक तो एनर्जी में चेंजेस आ रही हैं पार्टिकल्स के, इलेक्ट्रॉन के और फोटोन के, और दूसरा मोमेंटम में चेंजेस आ रही हैं। तो पहले हम मोमेंटम को डिस्कस करते हैं, और हमारे पास कवानीन मौजूद हैं फ़िज़िक्स के, जिसके जो कि हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम इनको यूज़ करते हुए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोमेंटम के मामले में जब फोटोन एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा था कोलाइड करने से पहले, तो उसका कितना मोमेंटम था। यहाँ पर हमने उसको पी नॉट से डिनोट किया है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि मोमेंटम को हमने डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है तो हमें दोनों डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन था पी नॉट। दूसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन,
उसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई मोमेंटम नहीं है बिफोर कोलिजन, क्योंकि वो रेस्ट पर है, उसको हमने एज्यूम किया हुआ है कि वो रेस्ट पर है, तो इसलिए उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। और इस तरह टोटल कोलिजन बिफोर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन दोनों पार्टिकल्स का वो इसके मजमूए के बराबर आ जाएगा, जो कि पी नॉट के बराबर रह जाता है। सिमिलरली अब हमने यहाँ पर देखना है आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस पर टोटल मोमेंटम कितना है। तो पहले हम तो चूँकि यहाँ पर दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दोनों के अंदर मोमेंटम होगा, और इसके मोमेंटम को हमने P1 से डिनोट किया, लेकिन ये मोमेंटम एक्स और वाई की बीच की डायरेक्शन, यानी ये नेट मोमेंटम है। और जो एक्स एक्सिस पर मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो जो एक्स एक्सिस पर मोमेंटम होगा वो एक्चुअली इस मोमेंटम का, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा। तो इस P1 को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करके इसके एक्स कंपोनेंट को हम एक्स एक्सिस वाले फोटोन के मोमेंटम के तौर पे लेंगे। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस ये आ जाएगा P1 cos थीटा, यहाँ पर थीटा एंगल है, और ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पर तक मोमेंटम की वैल्यू है, मोमेंटम का वेक्टर शो कर रहा है, तो ये बन जाएगा P1 cos थीटा। इसी तरह दूसरा पार्टिकल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो भी अलोंग एक्स एक्सिस कुछ ना कुछ मोमेंटम रखते हैं। वैसे तो उसके मोमेंटम की वैल्यू p है, जो कि x और y के बीच की डायरेक्शन में है, x और माइनस वाई के बीच की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम इसका x कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह हम इसके अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू बनती है p cos phi। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस वो इन दोनों के मजमूए के बराबर होगा, P1 cos थीटा प्लस P cos phi। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये P नॉट और इसकी आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस पर ये वैल्यू। तो इसको हम रीअरेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P1 cos थीटा को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए और इस तरह इसका साइन नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसी तरह अभी हम देखेंगे मोमेंटम को अलोंग वाई एक्सिस। तो बिफोर कोलिजन यहाँ से शुरू करेंगे। बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस ना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ना फोटोन मूव कर रहा है, क्योंकि फोटोन भी अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा है। तो इसलिए अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम ऑफ फोटोन बिफोर कोलिजन इज़ ज़ीरो। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि वो तो दोनों एक्सिस पर मूव नहीं कर रहा था, उसकी यहाँ पर वैल्यू भी ज़ीरो थी और यहाँ पर भी वैल्यू ज़ीरो होगी। इस तरह टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस कितना बन जाएगा, ज़ीरो। अच्छा, आफ्टर कोलिजन फोटोन का मोमेंटम क्या बनेगा, वो उसके लिए हमारे पास ये वेक्टर मौजूद है P1, यानी कि इसका नेट मोमेंटम, और यहाँ से हम इसके y कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो इक्वल होगी P1 sin थीटा के इक्वल। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, जो कि टोटल नेट मोमेंटम P है, और इसके y कंपोनेंट की वैल्यू बनेगी फाई एंगल के हिसाब से P sin phi। और यहाँ पर साइन नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि ये अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव वाई डायरेक्ट साइड है, ये नेगेटिव वाई, तो यहाँ पर ये मोमेंटम इस साइड पे एक्ट कर रहा है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल्स का, फोटोन का भी और इलेक्ट्रॉन का, वो इन दोनों को सम अप करने से बनेगा। तो हमने टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट किया, इन दोनों को सम अप कर दिया, और इस तरह हमारे पास फाइनल मोमेंट टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बन जाएगा P1 sin थीटा माइनस P1 P sin phi। अब यहाँ पर फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। पहले हमने अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई किया था, तो वहाँ पर भी हमारे पास पहले के मोमेंटम की वैल्यू थी और फाइनल आफ्टर कोलिजन की वैल्यूज़ थी, उनको कंपेयर कर लिया। यहाँ पर फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। तो अलोंग वाई एक्सिस
ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ हमारे सामने मौजूद हैं, ऑलरेडी मैंने ब्लू हाईलाइट के साथ इनको मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ लिख ले आते हैं और इस तरह इसको रीअरेंज करके हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी, P1 sin थीटा इज इक्वल टू P sin फाई। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, हम उसका स्क्वायर ले सकते हैं। इक्वेशन 1 ये थी P नॉट माइनस P1 cos थीटा, इसका स्क्वायर ले लिया। अब इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो इस साइड पर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इसकी राइट साइड थी P cos फाई, इसका भी स्क्वायर ले लिया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 बन गई। इसमें ये देखें P नॉट माइनस P1 cos थीटा को हमने A माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व किया है, A माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो इसको ओपन करते हैं अगर इस इक्वेशन को, तो ए स्क्वायर, इसको अगर ए कंसीडर कर लें, इसको बी कंसीडर कर लें, तो वैल्यू होनी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब है पी नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है P1 cos थीटा का स्क्वायर, तो P1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab, माइनस 2 लगाया, a के लिए हमने P नॉट और b के लिए P1 cos थीटा। इट इज़ इक्वल टू, इस साइड पर भी हम इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। ये हमने इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया। इसी तरह से हम इक्वेशन 2 को भी स्क्वायर कर लेते हैं जो अभी हमें हासिल हुई थी, और उसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वेशन 4 बन जाएगी। दोनों साइडों पर हम सिंपली स्क्वायर ले लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने P cos फाई का स्क्वायर लिया, चूँकि यहाँ पर कोई प्लस माइनस का इशू नहीं है, तो जस्ट अंदर की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे। अब हम ये करेंगे कि इक्वेशन 3 और 4 इन दोनों को ऐड अप कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे दोनों इक्वेशन की ऐड हो जाएंगी और राइट साइड की राइट साइड पे ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको रीअरेंज करके, यानी ये वाला पोर्शन जो हमें इस इक्वेशन में मौजूद था, इसको जस्ट यहाँ से उठा के हम यहाँ पर ले आए हैं और उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया कि इस वैल्यू में और इस वैल्यू में P1 स्क्वायर कॉस कॉमन है और इधर भी इसी तरह P स्क्वायर इधर और इधर कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर को लेके इधर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। लेकिन मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई वो इक्वल होते हैं 1 के, यूनिटी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी 1 पुट कर देंगे। तो जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई है, वहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ये बच जाएगी। यानी ये वैल्यू बच गई है प्लस ये वाली वैल्यू बच गई है, P नॉट स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर और ये 1 के इक्वल हो गया। इसके बाद माइनस 2 P नॉट P1 कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, तो जस्ट P स्क्वायर बच गया। अब हम इस पूरी इक्वेशन को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखेंगे उसके से क्या इक्वेशन हमें हासिल होती है। ये देखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इसको हमने एक सी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक सी को इधर मल्टीप्लाई, तो दोनों को मिलाकर हम इसको सी स्क्वायर कह सकते हैं। तो सी स्क्वायर समझें कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी सी स्क्वायर, तो हर टर्म के साथ सी स्क्वायर लग जाएगा। अब हम इनको कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं P नॉट सी होल स्क्वायर, इसको भी इसी तरह से, और यहाँ पर इनको हमने अलग अलग किया हुआ है तो इसी तरह से लिख देते हैं, और यहाँ पर भी हम इसको नहीं ले रहे P नॉट स्क्वायर P स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर में नहीं ले रहे, हम एज सच लिख रहे हैं। चाहे तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें आगे जो डेरिवेशन में वैल्यूज़ चाहिए उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको इकट्ठा कंबाइन करें। चाहे तो लिख सकते हैं, फिर वहाँ पर रिप्रोसेस कर लेंगे और इसको इसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो जैसे ये ऑप्शन मौजूद है मैथमेटिक में, दोनों तरीक़ों से हमें अलाउड है, हम कर सकते हैं। अब ये तो था मोमेंटम के बारे में डिस्कशन। अब हम आते हैं इस सारे सिस्टम की एनर्जी के मुतालिक। तो हम बिफोर और आफ्टर को लेंगे, दोनों पिक्चर्स को सामने रखेंगे
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के लिए हम पहले देखेंगे कि फोटोन की एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी थी, वो हमने मेंशन की हुई है, ई नॉट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेस्ट पे था, हमने उसकी एनर्जी ज़ीरो ले ली, और इस तरह टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन ई नॉट बन गई। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन हमारे पास फोटोन की एनर्जी है, उसको हमने E1 से डिनोट किया है। यहाँ पर देखें, ये आफ्टर कोलिजन की डायग्राम है, तो यहाँ पर E1 से डिनोट कर रखी है। इसी तरह फोटोन की एनर्जी, ये फोटोन की नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है आफ्टर कोलिजन। फोटोन की हमने मेंशन कर दी। इलेक्ट्रॉन की हमने पहले डिस्कस किया है कि इसकी एनर्जी वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करके जस्ट इसकी एनर्जी जो आफ्टर कोलिजन बनती है उसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने के के तौर पे डिनोट की हुई है। तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन, ये के इक्वल है। अब देखें कि टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितनी बन जाती है, E1 प्लस के। ये दोनों, इन दोनों को हमने सम अप कर दिया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये जो ब्लू कलर वाली है और ये जो ग्रीन कलर वाली, दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो इस लिहाज से हम इनकी वैल्यूज़ भी यहाँ पर ले आते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, के इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस E1। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की टर्म में, फोटोन की एनर्जी की टर्म में। तो फोटोन की एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थी, उसमें से वो एनर्जी छोड़कर जो उसने रिटेन की अपने अंदर जब वो स्कैटर हुआ, तो बाकी एनर्जी उसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, और ये इक्वेशन इसको प्रूव कर रही है। अब अगर हम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी, उसके मुताबिक अगर हम रिलेशनशिप को अपने सामने रखें, तो हमें पता है कि उसके मुताबिक मोमेंटम इक्वल होता है एच न्यू ओवर सी के। ये फर्स्ट ईयर में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में ये इक्वेशन हमने डिराइव की हुई है। तो ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एच न्यू ओवर सी के बराबर। तो अगर हमारे पास जिस तरह हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में प्लैंक्स इक्वेशन पढ़ी, तो हमने वहाँ पर देखा कि E इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो हम यहाँ पर समझें कि एच न्यू को हटाकर उसकी जगह पर E लिख सकते हैं। तो फ्रॉम प्लैंक्स इक्वेशन हमारे पास एच न्यू किसके इक्वल है, E के इक्वल। तो यहाँ पर हम एच न्यू को हटाएंगे और उसकी जगह पर E लिख देंगे। तो मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा P इज़ इक्वल टू E ओवर C। और यहाँ से हम E की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें, तो वो हमारे पास बन जाती है P इंटू सी, यानी C को इस साइड पे ले गए, तो P इंटू सी इज़ इक्वल टू E। और ये इस इक्वेशन को हम अप्लाई करते हुए E नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और E1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो E की वैल्यू चूँकि पी सी है, तो E नॉट की वैल्यू क्या होगी, P नॉट सी, और E1 की वैल्यू क्या होगी, P1 सी। तो यहाँ पर दस E नॉट इज इक्वल टू P नॉट सी एंड E1 इज इक्वल टू P1 सी। ये दोनों वैल्यूज़ अब हमने इस K की वैल्यू में पुट कर दी, जहाँ पर E नॉट को हटाकर E नॉट की वैल्यू पुट कर दी P नॉट सी, और E1 की वैल्यू हटाकर P1 सी पुट कर दिया, और ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गई। अब देखें कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो वो इतनी ज़्यादा, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी मूवमेंट के दौरान, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होगी। तो ऐसे पार्टिकल जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा हो, उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की के बारे में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की थी। उसके मुताबिक जब कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करता है तो उसका मास रिड्यूस हो जाता है। तो हम उसकी बाकी थ्योरी को डिस्कस किए बगैर हम सिर्फ ये देखेंगे उस थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो फॉर अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल फ्रॉम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी शुड बी इक्वल टू K प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, जिसमें एम नॉट इसका रेस्ट मास है
और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और के इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ये उस थ्योरी के मुताबिक एनर्जी की वैल्यू हमें मिल रही है। और इसी थ्योरी के मुताबिक एनर्जी की एक और वैल्यू भी है जो कि है E इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी रेज टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर अंडर रूट। अब ये दोनों एनर्जी की वैल्यूज़ हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो कि आइंस्टाइन थ्योरी देती है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों E के इक्वल हैं। तो कंपेयरिंग बोथ दी अबव इक्वेशन हम इन दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं। और अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इक्वेशन अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रा सिंप्लीफाई करना चाहें तो अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। और अंडर रूट हटाने के लिए हम मैथमेटिकली एक ऑपरेशन कर सकते हैं कि दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर लेने से ये इक्वेशन बन जाएगी और इसमें ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। जबकि इस साइड पर ये समझें कि इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके मुताबिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर लिया प्लस इसका स्क्वायर लिया एम नॉट स्क्वायर c4 सी रेज टू द पावर 4 और प्लस 2ab यानी 2k इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। ये a प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया और इस साइड पर ये सिंपल जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो आ गई और ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब इस इक्वेशन में देखें कि एम नॉट स्क्वायर c4 और एम नॉट सी स्क्वायर दोनों साइडों पे मौजूद है इक्वेशन की, और जो वैल्यूज इक्वेशन की दोनों साइडों पे मौजूद होती है वो कैंसिल आउट हो सकती है। तो हम इसको कैंसिल आउट करके इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आते हैं। तो के स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट स्क्वायर और जो रेड कलर वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम इस यहाँ पर पुट नहीं कर रहे क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गए हैं। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो अब पिछले इक्वेशन नंबर 7 में या गालबन उससे पहले तो हमने जो के की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर भी के को हटाएंगे और वहाँ से के की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर भी के को हटाएंगे और उसकी जगह पर इसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो पुट कर देंगे। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ के फ्रॉम इक्वेशन 7 में जो हमने वैल्यू के की फाइंड आउट की थी, के की उससे पहले भी हमने फाइंड आउट की, लेकिन जब एनर्जी की वैल्यू पुट करने के बाद हमने जो वैल्यू बनाई थी हमने वो यहाँ पर पुट करनी है। तो के को हटाएंगे, इसकी जगह पर पी नॉट सी माइनस पी वन सी ये थी के की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को रहने दिया प्लस 2 आगे फिर के आ रहा है तो पी नॉट सी माइनस पी वन सी और इससे आगे एम नॉट सी स्क्वायर। जस्ट इस इक्वेशन में हमने के की वैल्यू पुट की है तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें फिर यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, इसको आप ए कर लें इसको बी कर लें। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इस पोर्शन को सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं पी नॉट सी स्क्वायर प्लस पी वन सी स्क्वायर माइनस 2 पी नॉट सी पी वन सी प्लस आगे इसमें कोई चेंज नहीं आ रही 2 पी नॉट माइनस पी नॉट सी माइनस पी वन सी इंटू एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 8 आ गई। अब हमारे पास एक तो इक्वेशन 6 है, वो कौन सी थी हमने पहले डेरिवेशन में देखा, ये वाली इक्वेशन है जिसमें हमारे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू, मैंने उसको कहा था कि हम इसको होल स्क्वायर नहीं कर रहे और इसकी रीज़न है इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है। तो ये देखें यहाँ पर हमने पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमें इक्वेशन 6 से हमारे पास मौजूद है। इसी तरह अब एक वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 8 से आ गई, वो भी पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो इक्वेशन 8 से हमारे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू आ जाती है। दोनों को कंपेयर करें, दोनों की राइट हैंड साइड को छोड़कर इक्वलाइज करें। तो कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 6 की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की ये वाली, और राइट साइड पर इक्वेशन 8 की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हम ले आए और यहाँ पर सिमिलर टर्म्स को हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन ये रह जाएगी। इस जो रेड कलर में वैल्यूज़ हैं उनको हमने कैंसिल आउट किया है, लिहाजा रिमेनिंग वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके
इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये समझें कि रीअरेंज कर दिया हमने यहाँ पर। कैसे? यहाँ से -2 P0C P1C इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दिया है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ये वैल्यू आ गई, माइनस फिर आगे ये वैल्यू जो मौजूद थी वो यहाँ पर रह गई, और इस साइड पर जो है 2 × P0C माइनस P1C M0C², ये वैल्यू इस साइड वाली ऑलरेडी पॉजिटिव साइन के साथ थी। इसको फर्दर मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो इन लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स में ये पोर्शन ये कॉमन है, तो ये इसको हमने कॉमन निकाल लिया, और बाकी बच गई वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसको कॉमन निकाल लिया, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हमें इस साइड पर वैल्यू मिल गई, और इस साइड पर जो वैल्यूज़ थी वो एज सच हमने यहाँ पर मुंतकिल कर दी। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये जो c है, c के साथ मल्टीप्लाई होके c² हो जाता है, तो इनको यहाँ पर हमने दोनों जगहों से अलहदा करके c² की शक्ल में लिख लिया, और इस साइड पर भी c² मौजूद है, तो ये c² और ये c² चूँकि सिमिलर है, इनको कैंसिल आउट कर दिया, और साथ साथ इस ब्रैकेट के अंदर से हमने c को यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तो c² जो पहले मौजूद था वो तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, और एक नया c यहाँ पर प्रोड्यूसर है जो ब्रैकेट के अंदर से हमने बाहर शिफ्ट कर दिया, तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2, अब c² नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैंसिल आउट हो चुका, P0 P1 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2m0, यहाँ पर भी c² नहीं लिख रहे, वो इसके साथ कैंसिल आउट हो चुका, अलबत्ता c मौजूद है और P0 माइनस P1। आगे चलते हैं, एक बार फिर हम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन अभी हमने देखी है, उसके मुताबिक P शुड बी इक्वल टू h न्यू बाय c, लिहाजा हम कह सकते हैं कि P0 की वैल्यू होगी h न्यू नॉट ओवर c, और P1 की वैल्यू होगी h1 ओवर c, तो ये दोनों वैल्यूज़ P0 और P1 की ये हम इक्वेशन 9 में जो अभी हमने इक्वेशन डिराइव की थी उसमें पुट कर देते हैं, तो वो इक्वेशन जहाँ पर P0 लिखा हुआ था हमने वहाँ पर h न्यू नॉट ओवर c लिख देना है, जहाँ पर P1 लिखा हुआ था वहाँ पर h न्यू 1 ओवर c लिख देना है, यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पर भी लिख देनी है, यहाँ पर P0 लिखा हुआ था और यहाँ पर P1 लिखा हुआ था। अब इस इक्वेशन में 2 चूँकि दोनों साइडों पर कॉमन है, इसलिए इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली आ जाएगी, और इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखें, इस इक्वेशन में हमने h ओवर c इसको दोनों पार्ट से अलहदा करके स्क्वायर में लिख दिया, यहाँ पर भी h मल्टीप्लाई बाई h ओवर c मल्टीप्लाई बाई h ओवर c, इनको इकट्ठा करके हमने स्क्वायर ले दिया, और बाकी बच गया न्यू नॉट न्यू 1, वो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद है 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू एज सच रह जाएगी। इसी तरह इधर से अगर हम देखें तो यहाँ से h ओवर c इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया h ओवर c को, और न्यू नॉट माइनस न्यू 1 ये ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, तो यहाँ पर h ओवर c को जब हमने इधर निकाला तो c के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, c यहाँ पर भी मौजूद है और h ओवर c में भी इसको डिवीजन में आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन इसके बाद क्या बनेगी, वो ये इक्वेशन बन जाएगी। देखें, c हमने कैंसिल आउट कर दिया, और m0 h इंटू न्यू नॉट माइनस न्यू, बाकी लेफ्ट साइड का पोर्शन वैसे ही शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान एक रिलेशनशिप मौजूद है, तो फ्रीक्वेंसी होती है c बाय लैम्डा के इक्वल, तो इस लिहाज से न्यू नॉट की वैल्यू c बाय लैम्डा नॉट हो जाएगी, और न्यू 1 की वैल्यू c बाय लैम्डा 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यूज़ हमने वहाँ पिछली इक्वेशन में जहाँ न्यू नॉट और न्यू 1 लिखा हुआ है वहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो देखें h(c)(1) और यहाँ पर न्यू नॉट लिखा हुआ था, हमने c बाय लैम्डा नॉट लिख दिया, यहाँ पर न्यू 1 लिखा हुआ था, हमने c बाय लैम्डा 1 लिख दिया, आगे 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर 1 m0 h था, और इसके बाद यहाँ पर न्यू नॉट था तो c बाय लैम्डा नॉट माइनस न्यू 1 था तो c बाय लैम्डा 1 लिख दिया। अब इसको हम फिर फर्दर सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक, तो मैथमेटिकल सोल्यूशन हम इसका लेते जाएंगे,
ये देखें यहाँ पर सी और मल्टीप्लाई बाई सी, ये सी स्क्वायर हो जाता है, और सी स्क्वायर को हम यहाँ पर शिफ्ट करके, स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो एच सी ओवर सी होल स्क्वायर, और यहाँ से हमने सी हटा दिया, यहाँ पर 1 ओवर लैम्डा नॉट और 1 ओवर लैम्डा 1 बच गया। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम नॉट एच सी। अब ये देखें यहाँ से हमने सी को कॉमन लिया, और सी को कॉमन लेने के बाद इधर बच गया 1 ओवर लैम्डा नॉट माइनस 1 ओवर लैम्डा 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम देखें कि अगर हम स्क्वायर को इस पोर्शन के ऊपर अप्लाई कर दें, तो एच स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर से कैंसिल, और ये स्क्वायर जो है एच का स्क्वायर, ये चूंकि इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी न्यूमरेटर में एच मौजूद है, ये उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन को भी अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखें, h ओवर लैम्डा नॉट लैम्डा 1, ये हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और 1 माइनस कॉस थीटा, इधर देखें एम नॉट सी जैसे मौजूद थी इक्वेशन, अब फिलहाल हमने वैसे ही शिफ्ट कर दी। ये इक्वेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये जो इस साइड वाला पोर्शन था 1 ओवर लैम्डा नॉट माइनस 1 ओवर लैम्डा 1, यहाँ से हमने लैम्डा नॉट लैम्डा 1 को कॉमन निकाला, एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में लैम्डा नॉट लैम्डा 1 मौजूद है, और इधर भी लेफ्ट साइड पर भी ये वैल्यूज़ मौजूद है, तो सिमिलर वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में मौजूद है, ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास सिंपल इक्वेशन ये बन जाएगी, एच इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा नॉट। अब ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा नॉट, इसको हम इस साइड पे रख लेते हैं, तो बाकी वैल्यू हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा नॉट, यानी ये चेंज इन वेवलेंथ है। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा नॉट से ज़्यादा है, तो ये एक्चुअली डेल्टा लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी, और यही कॉम्पटन इक्वेशन की फाइनल इक्वेशन है। और ये किस चीज़ को प्रूव करती है, ये इस चीज़ की गारंटी देती है कि रेडिएशन जो है, जो फोटॉन्स हैं, उनकी नेचर पार्टिकल लाइक है। तो दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स अ गारंटी दैट रेडिएशंस हैव पार्टिकल नेचर, so it is the final conclusion of Compton effect, and it is the final equation of Compton experiment. So this is the experiment and its complete explanation of Compton effect, and by and with this we end this lecture. Hopefully you will take up it and you have understand. और अब आपको मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि कुछ इंफॉर्मेशंस आ रही हैं कि आपका एग्ज़ाम कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की बजाय ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करें, और जो आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं उनके एक्सरसाइजेज में देखें कि एमसीक्यूज़ जो दिए हुए हैं उनको तैयार करें, और उनके लिए सॉल्यूशन मैनुअल्स भी दस्तयाब हैं, आर्टिकल्स आपको पहले से करवाए हुए हैं, तो उन आर्टिकल्स के कंसेप्ट को सामने रखते हुए उन एमसीक्यूज़ को तैयार करें। दैट्स ऑल।